हेलो बच्चा पार्टी। आज की क्लास में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 3 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा देखो, अकाउंटिंग जो है आपको पता है, हमने अभी तक पढ़ लिया इसका मीनिंग क्या है, नीड क्या है ना। अब हम कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे जो किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स बनाने में हमें चाहिए होते हैं। देखो अभी तक क्या था, पहले के टाइम की बात और थी। पहले सिर्फ एक ही पर्सन था, छोटा बिजनेस होता था, ग्लोबल लेवल पर कोई काम नहीं था, छोटा बिजनेस था, अपने तक सिर्फ इंफॉर्मेशन इतनी चाहिए थी जो मेरे लिए रिक्वायर्ड थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बिजनेस का स्कोप काफी बढ़ चुका है। मेरे साथ साथ यानी ओनर के साथ साथ और भी बहुत पार्टीज हैं जो क्या है मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए जो मेरे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, मेरे एम्प्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, मेरे क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, जिनसे मैंने लोन लेना है वो पार्टीज हो गई। तो ये सारी की सारी जो है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। देखो अब इन तक सेम मीनिंग जाए और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जाए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाए, उसके लिए क्या होगा, कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स और रेगुलेशन है जो हर कंपनी को, हर बिजनेस को अकाउंट्स बनाते हुए फॉलो करना जरूरी है, ताकि बेटा जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो सबको एक जैसा मीनिंग जो है वो दें, एक जैसा मीनिंग बताएं, है ना। अलग हर यूजर जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव ना बनाए उस इंफॉर्मेशन को लेकर। तो बेसिकली एक कॉमन मीनिंग ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स जो है हर फर्म को बनाने हर फर्म को कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन्हीं रूल्स को हम प्रिंसिपल्स बोल देते हैं। अगर मैं इसकी एक एक्यूरेट जो मीनिंग आपको बताऊं, डेफिनेशन दूं, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बेटा क्या बताती है हमें, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है किसी भी फर्म की, राइट। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बेटा प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है, सोलवेंसी बता रही है किसी भी बिजनेस की। तो जब इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे बिजनेस की मिल रही है तो बेटा इसीलिए जरूरी है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई जाए, ठीक है। अब ये जो रूल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल जो हर फर्म फॉलो करती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही एज इट इज जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो दीज प्रिंसिपल हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज जनरल गाइडलाइंस बाय द अकाउंटेंट टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। ये इसका इतना मीनिंग भी अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ से है बेटा, नेचर। नेचर क्या होता है प्रिंसिपल का, ठीक है, किस कैसे प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म मतलब जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बेटा सेम एप्लीकेबिलिटी जो है उसकी वो सेम है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इनको एक्सेप्ट किया जाता है। आप किसी भी देश में चले जाओगे यही, हाँ तरीका थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन जो बेस रहेगा, जो फाउंडेशन रहेगी वो यही प्रिंसिपल रहेगी, ठीक है। और ऐसा क्यों, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म का मतलब सिमिलर, तो यानी सब एक जैसे दिखे, सिमिलैरिटी और इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए बेटा यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं। सेकंड आता है मैन मेड। मैन मेड मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से बनकर आ गए, है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे साइंस के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, ठीक है, मतलब प्री डिटरमाइंड है। अगर मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूं कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है ना, पूरब से ही उगता है ना, मैंने तो नहीं बनाया ना सूरज को, मैन मेड तो नहीं है वो, है ना। तो बेटा जो ये प्रिंसिपल है ये क्या है, ये मैन मेड है, ये हमने बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं, ये बेस्ड है हमारे एक्सपीरियंस पे। जो हमारे स्कॉलर्स हुए हैं अकाउंट्स के, वो लंबे टाइम से बेटा रिसर्च करते आते हैं, उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है हमें आगे गाइड करने के लिए वो कुछ प्रिंसिपल्स देकर गए हैं। सो दे आर मैन मेड, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, दे आर नॉट लैब टेस्टेड। ये लैब टेस्टेड नहीं है। आपने कभी सुना है अकाउंट्स की लैब होती है, नहीं ना, साइंस की लैब होती है जहां पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। तो बेटा अकाउंट्स की कोई लैब नहीं होती है ना। तो उसके जो प्रिंसिपल है वो लैब टेस्टेड भी नहीं है। अब जो कि लैब टेस्टेड नहीं है तो बेटा ये जो है ना ये रिजिड साइंस भी नहीं है, ठीक है। जैसे साइंस का तो है कि अगर आप सपोज करो एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाओगे तो ऐसा रिएक्शन होगा, ऐसा ही होगा फॉर श्योर। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, दे आर मैन मेड। और बेटा ये बनाए भी ह्यूमंस के लिए गए हैं, ह्यूमन काइंड ऑफ उनके नेचर को ऑब्जर्व कर कर बनाए गए हैं। तो देखो ह्यूमंस का जो नेचर होता है ना वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता, राइट। क्योंकि हम लोगों से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना प्रिडिक्टेबल नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं क्लास में गई हूँ,
मेरा मूड बहुत अच्छा है और बच्चों ने कहा मैम आज टेस्ट नहीं देना, तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, कल दे देना। लेकिन अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है और बच्चों ने कहा मैम आज टेस्ट नहीं देते, तो मैं उनको खूब डांट लगाऊंगी, ठीक है, और टेस्ट भी जरूर लूंगी। तो बेटा ये क्या है, मतलब मेरा बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। आप प्रॉपर 100% श्योरिटी के साथ ह्यूमंस का जो नेचर है वो किसी चीज पे कैसा रिएक्ट करेंगे आप नहीं मतलब गेस कर सकते। तो सेम है बेटा, लैब टेस्टेड नहीं होते, चेंज होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग बेसिकली, है ना। अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट वेरिड करते हैं, तो लैब टेस्टेड नहीं है बेसिकली। आगे आता है फ्लेक्सिबल। अब यही बात चल रही थी, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आप तोड़ मोड़ सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, दे आर नॉट रिजिड। साइंस का तो नहीं है, आप उसमें नहीं कुछ चेंज कर सकते, जो जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूले से आपको आउटकम मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बेटा वो आपको एक लाइक देकर चले गए हैं, आपको एक गेस देकर चले गए हैं, एक गाइडलाइन देकर चले गए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको उसको मॉडिफाई करना है और उसको यूज करना है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो बाउंड टू चेंज, दे आर बाउंड टू चेंज विद द टाइम। अब जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट उनके टाइम में होता था, मेरे टाइम में तो ऐसा नहीं है, राइट। तो मेरे को क्या बेटा, मेरे को अब समय के साथ बदलना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए उसको यूज करना पड़ेगा। आगे है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड मतलब ये देखो, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कब होगा, जब वो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेगा। पहली क्या है, रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब इस प्रिंसिपल के थ्रू, जब आप इस प्रिंसिपल को अकाउंट्स में यूज कर रहे हो, तो उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है वो इन्फॉर्मेशन यूजर के लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है, उसको चाहिए हो। तो अगर ऐसा होता है तो वो प्रिंसिपल बिल्कुल करेक्ट है, उसको मैं प्रिंसिपल मानूंगी। आगे आता है बेटा ऑब्जेक्टिविटी। उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आता है बेटा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब मेरे अकाउंट्स को वो बेसिकली मेरी नीड्स को वो सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। उसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़े मुझे, टाइम भी बचे मेरा। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉलो करेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो नेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम, मेरा जो मेन टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स, है ना। प्रिंसिपल्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट, जिसको मैं अजम्पशंस भी बोलती हूँ, बिकॉज इसमें हम थिंग्स को अज्यूम करते हैं, ठीक है। और सेकंड है कन्वेंशन। तो देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स है मेरे, जिनको मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है मेरा कॉन्सेप्ट, जिसको मैं कभी कभी क्या अजम्पशन भी बोल देती हूँ, अकाउंटिंग अजम्पशंस। और सेकंड है मेरा कन्वेंशंस। देखो जो कॉन्सेप्ट है, जो मेरे पास मेरे कॉन्सेप्ट रहेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो लीगली हम बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए। बेसिकली देखो, हमारे अकाउंट्स जो है, हमारी स्टेटमेंट्स जो है, वो सबको सेम मीनिंग जो है कन्वे करें, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ये वो रूल्स हैं जो कंपलसरी है कि फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में अकाउंट्स बना रहे हो, आपको ये रूल्स मानने ही पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें फाउंडेशन देते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस को, फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। सेकंड में इसके बारे में क्या लिख सकते हो बेटा, सारी की सारी कंपनीज जो हैं इनको लीगली बाउंड है इनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो बाउंड टू फॉलो देम। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशंस मुझे कुछ गाइडलाइंस देती हैं कि मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन को जो बिजनेस में हो रही है उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट कैसे करना है। तो बेसिकली गाइडलाइंस हैं ये, गाइडलाइंस फॉर हाउ टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड और रिपोर्ट कैसे करना है, ये उसकी हमें क्या देती है, एक तरह से गाइडलाइंस है ये उसकी, ये हमें सिखाएंगी कि कैसे करना है। अब आते हैं बेटा सेकंड थिंग पे जो है कन्वेंशन। अब कन्वेंशन क्या है,
हम लीगली बाउंड है assumptions को फॉलो करने के लिए, लेकिन कन्वेंशन क्या है बेटा, एक तरह से किसी भी बिजनेस की मॉरल वैल्यूज, ठीक है, आप चाहो तो उसको फॉलो करो, चाहे तो उसको ना करो, लीगली कोई भी कंपल्शन नहीं है उसको फॉलो करना, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको बोल देते हैं जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ईदर बाय एग्रीमेंट, चाहे तो एग्रीमेंट हो, और बाय कॉमन कंसेंट, ठीक है। सब एक दूसरे से मतलब ठीक है, सब मान गए हैं तो फॉलो कर लेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि करना जरूरी है, ठीक है। आई होप दोनों का मीनिंग आपको क्लियर हुआ हो। अब हम वन बाय वन जो है एक एक करके कंसेप्ट और कन्वेंशन दोनों को अच्छे से थॉरली हम जो है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 issued by Institute of Chartered Accountant of India, हमारे जो मेनली कॉन्सेप्ट हैं वो 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे। देखो, नंबर 1 गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकंड है accrual concept, third one is consistency concept। ये 3 कॉन्सेप्ट है बेटा जो मानने जरूरी है, हर फॉर्म इनको फॉलो करेगी, ठीक है। इसके अलावा भी है जो काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, पहले हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रहता है मेरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, गोइंग का मतलब क्या है, चलते रहना, ठीक है। कंसर्न मतलब मेरी फॉर्म हो गई, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब आपको पता ही है, प्रिंसिपल, यानी कि जब भी बिजनेस में हमने कुछ भी डिसीजन लेना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो हम ये सोच कर लेते हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है, आगे जाकर मैं इसको कभी भी बंद करने वाली नहीं हूँ। पार्टनर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पार्टनर मतलब ओनर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा। देखो, कभी भी मैं सपोज करो मैं नया बिजनेस खोल रही हूँ, मैं कभी भी दिमाग में ये रख कर तो नहीं चलूंगी ना कि 5 साल बाद 10 साल बाद मैं तो इसको बंद कर दूंगी, नहीं ना। हम हमेशा क्या सोचते हैं, नहीं भाई बहुत पैसा कमाएंगे, लंबे टाइम तक चलेगा, मेरे बाद आगे मेरी आने वाली जनरेशन भी इसको चलाएंगी, ठीक है बेटा। यही कॉन्सेप्ट के बेस पे देखो हम इतने लंबे लंबे टाइम के लोन लेते हैं, 20-20 साल के, 30-30 साल के, 50 साल के, ठीक है। बहुत लंबे टाइम के लिए हम जो है लीज पर प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो इसमें कि जैसे हम एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, हर साल हम अपनी एसेट की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, क्या सोचकर कम कर रहे हैं, बेसिकली वो सेविंग्स है जिसको हम एक प्रोविजन की तरह क्रिएट कर रहे हैं, वो सेविंग है एक, ठीक है। कि मुझे 10 साल बाद 15 साल बाद जितनी भी मेरी एसेट की एक्सपेक्टेड जो है लाइफ है, उतने साल बाद मुझे वो एसेट दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे पास फंड होने चाहिए। तो वो फंड मैं डेप्रिसिएशन के नाम पर जो है सेव करना शुरू कर देती हूँ, है ना, हर साल। तो अब इतना लंबा सोच नहीं हूँ, है ना। तो पहला प्रिंसिपल ही मेरा यही कहता है बेटा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, हमेशा हमने जो अपने अकाउंट बनाने हैं वो ये सोचकर बनाने हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत लॉन्ग रन तक चलेगा, ठीक है। आगे आता है बेटा अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बेस भी है अकाउंटिंग का, आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें 2 बेसिस हैं, कैश और अक्रूअल, ठीक है। तो अक्रूअल बेसिस क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि जिस साल की इनकम है या एक्सपेंस है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करो। जैसे सपोज करो मेरा जुलाई का इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2000 रुपीज, इसको मैं पे करती हूँ अगस्त में, ठीक है बेटा। लेकिन ये एक्सपेंस कब का है, जुलाई का। तो जब रिकॉर्डिंग की बारी आएगी ना, तो रिकॉर्ड में इसको जुलाई में ही करूंगी, अगस्त में नहीं करूंगी, चाहे वो मैंने पेमेंट कभी भी की हो, ठीक है। तो अक्रूअल बेसिस यही कहता है बेटा कि चाहे किसी भी टाइम पे, आपको पेमेंट से मतलब नहीं है, रिसीविंग से मतलब नहीं है, पैसा कब आ रहा है कब जा रहा है उससे मतलब नहीं है, वो जिस टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं, जिस टाइम का वो है खर्चा या इनकम, आपको उसी टाइम पीरियड के अकाउंट में उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। जैसे सपोज करो मेरी इनकम आती है, ठीक है, मैं ट्यूशन दे रही हूँ, ठीक,
तो बेटा मेरी जो सपोज करो जुलाई की सैलरी आ रही है, ठीक है, फीस आ रही है, ट्यूशन फीस आ रही है 2000 रुपीज। ये फीस मुझे बच्चे ने जुलाई में ना देकर कब दी, अगस्त में दी। तो बेटा मैं इसको अपने कौन से अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगी, जुलाई के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो बिलोंग जुलाई से करती है, मिल वो मुझे जब मर्जी रही हो, वो मैटर नहीं करता है अकाउंट्स में। तो आपने हमेशा अकाउंट्स बनाते हुए ये रूल फॉलो करना है कि जिस टाइम पीरियड से रिलेट करता है खर्चा या इनकम, आपने उसको उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करना है। आपने पेमेंट उसकी जब मर्जी करी हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आगे आता है हमारे पास कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट रहना। हम बोलते हैं ना कंसिस्टेंट रहो, आप भी मुझे बोल रहे हो वीडियो बनाने में कंसिस्टेंट रहो, है ना। मैं आज जा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं लग पा रहा तो थोड़ा डिले हो जाता है बीच में, मैं कोशिश कर रही हूँ कंसिस्टेंट रहने की। तो बेटा कंसिस्टेंट क्या होता है, रेगुलर रहना, बेसिकली सेम रहना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो मेथड जो भी यूज कर रहे हो अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि मेथड, बहुत तरह के मेथड हम आगे पढ़ेंगे भी, 11th-12th में कवर करेंगे बेटा। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये कुछ एक दो एग्जांपल मैंने लिए हैं। जब भी आप किसी चीज की कैलकुलेशन का मेथड चेंज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपके जो अकाउंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर या पिछले कितने सालों से वो जो है कंपेयर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि हर मेथड जो है वो वैल्यू अलग देगा, ठीक है। गुडविल के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी से वैल्यू कम आती है, किसी से वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है। तो वो कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है अकाउंट्स की। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंसिस्टेंट रहो, सेम मेथड यूज करो, लगातार बार बार हर साल मेथड चेंज मत करो, ठीक है। हाँ कोई बहुत ज्यादा मजबूरी है तो हमेशा अपने अकाउंट से नीचे एज अ फुटनोट मेंशन करो कि आपने अकाउंट जो है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो इस मेथड के साथ की है, ठीक है, इस चीज की। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आई होप तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हाँ ये तीनों जो है वो कंपल्सरी है, ध्यान रखना। बाकी के मेथड आप फॉलो करो ना करो वो इतना जरूरी नहीं है। तो मेरा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है, मैं अदर लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अदर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो फोर्थ आता है बेटा वो आता है सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लिख लो, एक मिनट कैप गिर गई, एक मिनट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो बिजनेस मतलब मेरा काम है जो, है ना, और एंटिटी का मतलब होता है बेटा पहचान। इसका कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस की पहचान अपनी है, उसके ओनर से अलग पहचान है बिजनेस की। यानी कि बिजनेस अपने नाम पर प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। बिजनेस के अपने एक साइन होते हैं जो सील होती है, ठीक है, वो साइन है। बेसिकली ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन जिसको कौन क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय लॉ। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना हम बिजनेस की, तो क्रिएटेड बाय लॉ। तो क्योंकि अब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, ये अपने ओनर से अलग है, ठीक है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एयरटेल कंपनी ले लो आप, ठीक है। सपोज करो मेरे साथ कोई भी स्कैम हुआ है ना, कंपनी की तरफ से कोई स्कैम हुआ है, मैं ओटीपी वाले स्कैम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक। तो कोई स्कैम हुआ है तो मैं बेटा अगर एयरटेल के ऊपर केस करती हूँ तो मैं कंपनी के ऊपर केस करती हूँ, उसके ऑनर के ऊपर केस नहीं करती, ठीक है। बैंक के साथ भी सेम केस है, आप किसी भी चीज को ले लो, कोई कंपनी ले लो, तो बेसिकली बिजनेस के ऊपर केस होगा, उसके ओनर के ऊपर केस नहीं हो सकता। बिजनेस अपने नाम से, खुद के नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी को स्यू कर सकता है, किसी कोई इसको भी स्यू कर सकता है, ठीक है। तो कंप्लीटली दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ओनर और बिजनेस एक दूसरे से, ठीक है। इसीलिए बेटा बिजनेस के अकाउंट्स हम अलग मेंटेन करते हैं, उसमें हमारे कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते हैं। मेरा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बेटा इसका देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मनी मेजरमेंट। हम आपको याद होगा जब मैंने अकाउंटिंग की आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था,
है ना। जब उसके मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिसको आप पैसे में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आप मनी में फाइंड कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो मेरी कंपनी, मैंने वहां पे भी स्ट्राइक का एग्जांपल दिया था कि कंपनी में स्ट्राइक हो गई, 2 महीने के लिए मेरे वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया। मेरे को लॉस तो हुआ है, लेकिन मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती ना कि कितना लॉस हुआ है, एक्चुअल अमाउंट तो नहीं बता सकती। तो ऐसे लॉस को मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी। इसकी पॉजिटिव साइड भी देखो, है ना। अभी थोड़ा पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं। मेरी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छी है, मैनेजर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बेटा अब उसकी एफिशिएंसी की वजह से मेरी कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट देखो उसकी एफिशिएंसी की वजह से एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना बढ़ गया मेरा, मैं वो नहीं बता सकती, ठीक है। तो ऐसी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है मैं अकाउंट्स में नहीं दिखाती, मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन दिखाती हूँ जो इसको मैं पैसे में क्या कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ। इसके बाद मेरा जो अगला प्रिंसिपल आता है वो होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देखो ये भी नाम से पता चल रहा है, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड मतलब कि अकाउंटिंग जो जितने टाइम पीरियड के लिए मैं अकाउंट्स कर रही हूँ वो टाइम पीरियड ना तो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए, क्योंकि देखो लंबा हो गया, अगर बहुत ज्यादा लंबा हो गया टाइम पीरियड तो इतने टाइम निकल जाने के बाद प्रॉफिट और लॉस पता लगाकर मैं कर भी क्या लूंगी, ठीक है, ज्यादा कुछ तो नहीं चेंज कर पाऊंगी। लेकिन इतना छोटा भी टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार इसी काम में उलझी रहूं। तो एक आइडल पीरियड हम लेते हैं, वो है 1 ईयर का। अब ये देखो ये होता है 2 तरह का, ठीक है। या तो ये कैलेंडर ईयर हो जाए, कैलेंडर ईयर आप लोगों को पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। या ये अकाउंटिंग ईयर हो जाए। अकाउंटिंग ईयर मतलब जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। आपका एकेडमिक सेशन भी तो यही रहता है, कैसे लिखते हो एकेडमिक सेशन को अपना, 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर भी ये हो सकता है, ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से क्या लेना चाहते हो, लेकिन ऑलमोस्ट कंपनीज जो है इस अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करती हैं। देखो आपने कभी सुना भी होगा कि 31 मार्च को सभी कंपनीज की क्या होती है, क्लोजिंग होती है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक साल का पीरियड बहुत आइडल है, आप एक साल के लिए अकाउंट्स बनाओ, लास्ट डेट पे हम 31 मार्च को सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके बाद अगले प्रिंसिपल पे आते हैं जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं इसको इरेज कर देती हूँ 1 मिनट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हम इसको कभी कभी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी जो मेरी एसेट है, ठीक है, कोई भी जो मेरी एसेट है वो बुक्स में बेटा अपनी एक्वायर्ड वैल्यू पे, जिस पे मैंने उसको खरीदा है उस वैल्यू पे हमेशा अकाउंट्स में क्या की जाती है, शो की जाती है। सपोज करो मैंने इसी साल 1 लाख के मतलब जो है मशीनरी खरीदी, तो आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में वो बुक वैल्यू उसकी क्या रहेगी, 1 लाख ही रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो पास्ट से रिलेटेड है ना, अगले साल के लिए वो पिछले साल की कॉस्ट हो जाएगी, तो इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल देते हैं। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना, अब ऐसा नहीं है कि जब तक वो ऐसे बिजनेस में रही तब तक उसकी कॉस्ट 1 लाख ही चलती रहेगी, नहीं, ठीक है। यही रीजन है हम बैलेंस शीट में जहां अपनी सारी एसेट शो करते हैं वहां पर जिस भी एसेट की हम वैल्यू शो कर रहे हैं उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाकर शो करते हैं। याद रखना बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जमीन के रेट कभी कम होते हैं नहीं, ठीक है। तो बेटा वही जो भी एसेट है बैलेंस शीट में उसकी अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाई जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे साल मतलब पूरे लाइफ टाइम जब तक वो मशीन चल रही है तो उसकी यही बुक वैल्यू चलती रहेगी। तो याद रखना हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं एक ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, देखो ड्यूल का मतलब क्या है, टू, है ना। इस अकाउंट मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में आ रही है वो हमेशा 2 अकाउंट्स को क्या करेगी,
अफेक्ट करेगी, ठीक है, हमेशा। 2 या मोर देन 2 भी हो सकता है। जैसे सपोज करो मैंने बिल्डिंग खरीदी है ना, तो बिल्डिंग मेरे पास आई है, और बिल्डिंग देखो फ्री में तो नहीं दी होगी मुझे किसी ने, मैंने बदले में उसको क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। तो बिल्डिंग आ रही है तो कैश बेटा क्या है, जा रहा है, तो 2 चीजें हो गई ना अफेक्ट। अब सपोज करो मैंने सेल्स की है, तो बेटा मेरा स्टॉक गया और सेल के बदले में मुझे क्या है, कैश रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 चीजें अफेक्ट हो रही हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन है बेटा, वो हर मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट डालेगी, ड्यूल इफेक्ट डालेगी। एक जगह वो डेबिट हो रहा होगा और दूसरा अकाउंट जो है वो क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। अब अगले कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, विच इज रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। देखो रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू है सेल्स। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, कब पहचानूं कि सेल्स हुई है, रिकॉग्नाइज कब करूं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं इस चीज को आपको समझाऊंगी। जैसे आज है 18 जून, है ना, 18 जून को ऑर्डर आया मेरे पास, ठीक है, किसी ने 20,000 का ऑर्डर दिया है मुझे 18 जून को। मेरी तरफ से 20th जून को उसकी डिलीवरी कर दी गई है, ठीक है, 20 जून को मैंने उसकी डिलीवरी कर दी, और 25 जून को पेमेंट रिसीव की है मैंने, पेमेंट रिसीव, ठीक है। अब देखो 3 डेट्स हैं आपके सामने, 18 को ऑर्डर आया, 20 को डिलीवरी दे दी, 25 को पेमेंट रिसीव हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं सेल्स किस डेट को मानूं, 18 को, 20 को या 25 को। देखो सेल्स में मानूंगी जिस डेट पर मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, जिस डेट पर मैंने ओनरशिप दे दी बेटा, जहां मेरी तरफ से जब माल चला गया वो मेरी क्या हो जाएगी, सेल्स की डेट हो जाएगी। इस डेट को 20th जून को मैं क्या मान लूंगी, सेल्स को डन मान लूंगी। तो बेटा यही होता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम बेटा सेल्स उस दिन मानेंगे जिस दिन जो है मेरी तरफ से माल चला गया, स्टॉक चला गया, उस दिन नहीं जिस दिन उसकी पेमेंट आ रही है। पेमेंट चाहे पहले आ जाए, पेमेंट चाहे बाद में आ जाए, डजेंट मैटर, मैं उस डेट को डिलीवरी मानूंगी जिस डेट, मतलब सेल्स उस डेट की मानूंगी जिस दिन मैं क्या कर दूंगी, उसकी डिलीवरी कर दूंगी। इसके बाद आता है बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट। आई नो क्लास आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसी वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दूं ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल पे आ जाएं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग में ना मैच करना है किसको, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इनकम को उसके एक्सपेंसेस से, ठीक है, मैच करना है। और ये मैचिंग कहाँ होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो हम आगे कभी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा एक टाइम पीरियड के यानी एक पर्टिकुलर ईयर के जितनी भी इनकम है और जितने भी खर्चे हैं उनको जब हम आपस में मैच करते हैं, यानी जब हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, मैंने 10 कंप्यूटर खरीदे, 10 कंप्यूटर खरीदे, 10,000 का एक है, तो बेटा कितने के हो गए, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, ठीक है। अब मैंने इस साल 4 कंप्यूटर बेच दिए, कितने के, 20,000 के, तो 20 इंटू 4 कर दो तो 80,000। देखो 1 लाख खर्चे, 80,000 रिसीव किए, तो आप कहोगे मैम आपको तो लॉस हो गया 20,000 का। नहीं बेटा लॉस नहीं है, ये 10 खरीदे थे, जितने बेचे हैं सिर्फ उतनों की कॉस्ट देखो, जो अभी नहीं बिके उनकी कॉस्ट हम अगले साल देखेंगे। तो 4 कंप्यूटर मैं मानूंगी, 4 कंप्यूटर मैंने 40,000 के खरीदे, ठीक है। अब 40 और 80 का जो गैप है ये मेरा एक्सपेंस, ये मेरी इनकम। अब इन दोनों का जो गैप है विच इज 40,000, वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल, यानी कि जिस साल की इनकम, मतलब जिस साल की हम बात कर रहे हैं उसी साल की इनकम को उसी साल के खर्चों से जब हम कंपेयर करते हैं वो हो जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं बेटा, विच इज ऑब्जेक्टिविटी।
वेरी सिंपल, बहुत आसान प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। बेटा विवेक तो सिंपल सी बात बोलता है, ये कहता है कि मतलब जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हो ना, वो ट्रू और फेयर पिक्चर दे आपको, उसमें किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सच सच बताना है अपने अकाउंट्स के अंदर, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं करना है। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम कन्वेंशन पर जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये अच्छे से मैंने आपको समझाना था। अब चलते हैं कन्वेंशंस के ऊपर। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बेटा 3 कन्वेंशंस है मेरे पास। ठीक है, पहला है फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकंड है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैटेरियलिटी, मतलब मैं आगे समझाती हूँ, पहले तीनों के नाम देख लेते हैं। और थर्ड मेरे पास हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म। देखो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, सेफ प्ले करना, है ना, इसको मैं बोलती हूँ सेफ प्ले। मतलब आने वाले लॉसेस, जो नुकसान होने वाले हैं, उनको तो मैं अकाउंट्स में दिखाऊंगी, लेकिन आने वाले प्रॉफिट्स को मैं अकाउंट्स में नहीं दिखाऊंगी, वो मैं तब देखूंगी जब वो होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एंटिसिपेटेड लॉसेस, लॉसेस तो बेटा मैं दिखाऊंगी अकाउंट्स में, ठीक है, लेकिन गेन्स नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, कुछ एग्जांपल लेते हैं तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की मेरे पास 2 वैल्यूज होती हैं। एक है मेरे पास उसकी बुक वैल्यू, यानी कि कॉस्ट उसकी जो मेरे पास चल रही है, और एक है उसकी मार्केट वैल्यू। दोनों में से जो कम होगी ना, मैं उसमें अपने अकाउंट्स में दिखाऊंगी। कारण क्या है कि बेटा कम में दिखा दिया अकाउंट्स में और ज्यादा में बिक जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा दिखा दिया और कम में बिक गया तो अननेसेसरी मुझे लॉस दिखाना पड़ेगा, वहां पर मेरे अकाउंट्स जो है वो लॉस शो करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो वैल्यू भी कम होगी, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको अकाउंट्स में दिखाएंगे। ठीक है, इसका एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं बेटा, प्रोविजन। हम बहुत तरह के लॉसेस के लिए प्रोविजंस बनाकर चलते हैं, वो लॉसेस अभी हो नहीं रहे हैं, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर होकर चल रहे हैं कि ऐसा अगर इन फ्यूचर हो गया तो एटलीस्ट हमारे पास उस प्रोविजन में कुछ सेविंग्स पड़ी हो। जैसे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, सेविंग नहीं बोलूंगी यहाँ पर, प्रोविजन होते हैं अपने अकाउंट्स में पहले से ही उस अमाउंट को कम दिखा देना, ठीक है, लॉस के लिए तैयार रहना। डाउटफुल डेट्स मतलब कि ऐसे डेटर्स जिनका मुझे पता है मेरे पैसा डूबेगा डूबेगा। सपोज करो मैंने लोगों से 2 लाख रुपए लेने हैं, तो क्या ये मैं मान लूं कि सारे के सारे मिल जाएंगे? ठीक है, और अगर मैंने मान लिया ऐसा और उसके बाद मान लो 20,000 वालों ने मुझे धोखा दे दिया, बाकी सब पैसे रिसीव हो गए, लेकिन ये 20,000 रुपए मुझे रिसीव नहीं हुए, तो अननेसेसरी मेरे अकाउंट्स लॉस जो है वो शेयर कर देंगे मेरे साथ। तो इट्स बेटर कि पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर चलो कि इतना पैसा तो मेरा डूब सकता है। ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और आई होप अब कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लॉसेस के लिए तैयार रहो, लेकिन गेन्स हम तभी देखेंगे। बेटा पता है मुझे गेन होने वाली है, लेकिन सब्र करो, जब होगी तब दिखाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिफरेंस की जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बीच में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन में बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना लीगली बाउंड है, करना पड़ेगा, तो लीगली दे आर एक्सेप्टेड, बट कन्वेंशंस लीगली कंपल्शन नहीं होती है, जनरल एग्रीमेंट पे बेस है, इफ यू वांट टू डू यू कैन। ठीक है, बेसिकली मॉरल वैल्यूज हैं, आपका बिजनेस अगर उसको फॉलो करना चाहता है तो करो, नहीं करना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आता है रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी हेल्प करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, और याद करो बताया है रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। ठीक है, और जो हमारे कन्वेंशन है बेटा, ये मदद करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने में। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डिंग में ये बेटा इंपॉर्टेंट होंगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ फॉलो करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल ऑफ पर्सोनल, बेटा यहाँ पर पर्सनल जजमेंट नहीं आती, पर्सनल बायसनेस नहीं है, कोई रोल नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कन्वेंशंस को फॉलो करना है नहीं करना है ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, तो यहाँ पर जो है पर्सनल जजमेंट आ जाती है। लास्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म अडॉप्शन। देखो यूनिफॉर्म अडॉप्शन मतलब एप्लीकेबिलिटी, उसको जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन बेटा हर जगह रहती है, ये कॉन्सेप्ट वैसे ही हर जगह फॉलो होंगे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन कन्वेंशंस जो हैं देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी।
ठीक है, ये अलग अलग हो सकती है, हर कोई देखो ये एक विचार है बेसिकली जिसको हर पर्सन अपनी तरह से परसीव करता है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनीज में अलग तरह से हम लोग क्या है इसको अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला चैप्टर जो है वो है मेरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।